हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारा फोर्थ लेसन, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। ठीक है, तो ये आपकी जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, उसका जो है ये लेसन आपको आज हम पढ़ेंगे इसको। पहले जो है हमने थर्ड लेसन जो था वो कंप्लीट कर लिया है, उसके दोनों पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है फोर्थ लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, इसकी जो लेखिका है ये खुद क्यों कौन है? एन फ्रैंक, ये खुद ही इसकी राइटर है। ठीक है ना? तो बिफोर यू रीड, एनालिज मैरी एन फ्रैंक, जून 1929, फेब्रुअरी March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Annelies Mary एन फ्रैंक, ठीक है, ये जो थी इनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को, ठीक है, और फरवरी मार्च 1945 में इनका जो था वो देहांत हो चुका था। ठीक है, ये जो थी एक जर्मन जूइश गर्ल थी। जूइश गर्ल मतलब एक ये यहूदी संप्रदाय की ये लड़की थी, ठीक है, जिन्होंने हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, जो कि अपने परिवार से छुप करके ये लिखा करती थी। अपने परिवार से छुप करके ये लेखन शैली किया करती थी, लेखन का कार्य किया करती थी। एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टरडम, और इनके साथ में जो फोर फ्रेंड्स थी उनके साथ में लिखा करती थी, जो कि कहां पे थी? एम्स्टरडम में। एम्स्टरडम कहां पे? ये नीदरलैंड के अंदर। नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो जो है वो एम्स्टरडम है। ठीक है, तो एम्स्टरडम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर, क्योंकि जर्मन ने जो है, जर्मनी ने किसके ऊपर? एम्स्टरडम यानी नीदरलैंड के ऊपर क्या कर लिया था? उसे ऑक्यूपाई कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो ये उस समय की बात है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जब। तो हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टरडम आफ्टर द नाजी गेन पावर इन जर्मनी। उसका जो परिवार था वो एम्स्टरडम चला गया था जब जर्मनी ने सॉरी जब जर्मनी के अंदर नाजी जो सत्ता थी वो पावर में आई। जो हिटलर की जो सत्ता थी, जब वो पावर के अंदर आई, जो कि नाजी बोलते हैं हम जिसे, ठीक है ना, तो वो जब सत्ता में आए तो इनका परिवार जो था वो वहां से जर्मनी छोड़ करके कहां चला गया? नीदरलैंड जो है वो चला गया था। तो moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. लेकिन अब इनके लिए मुसीबत का वो ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जर्मनी को कब्जे में करने के बावजूद उन्होंने, नाजियों ने क्या करा कि नीदरलैंड के ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया, उसे कब्जे में लेना चाहा। तो जब हिटलर ने नीदरलैंड के ऊपर धावा बोला तो उस टाइम पे ये जो थे ये और ज्यादा जो है संकट में आ गए। एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, तो अब जब परसिक्यूशन जो हुआ, परसिक्यूशन का मतलब यानी कि जो जूइश जो लोग थे उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रख करके उन्हें काफी सताया जाता था, आंसू गैस छोड़ी जाती थी, उनको बिजली के झटके देके मार दिया जाता था, ठीक है ना, और जो है अलग अलग तरीके से जो है उनको यातनाएं दी जाती थी, और उनको जो है एक साथ मौत की नींद जो है वो सुला दिया जाता था। तो उस टाइम पे Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As per persecution, persecution against the Jewish population increased, the family went into the hiding. July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank office building. तो जब ये जूइश लोग जो थे, ठीक है ना, जब जर्मनी वाले, जब हिटलर की जो सत्ता थी वो जो थी इन्हें काफी ज्यादा जो है परेशान कर रही थी और काफी ज्यादा इनको नुकसान पहुंचा रही थी, ठीक है ना, और इनको ढूंढते ढूंढते वो नीदरलैंड तक आ गए। तब ये लोग जो थे इन्होंने देखा कि अब नीदरलैंड के अंदर भी हम नहीं बच पाएंगे। तो ये लोग क्या थे कि ये जो इनके पिता थे, उस एन फ्रैंक के जो पिता थे जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक, ठीक है ना, जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक, तो उनकी जो बिल्डिंग थी, उनकी ऑफिस बिल्डिंग, वहां पे ये छुपने के लिए चले गए। आफ्टर 2 years ऑफ इन हाइडिंग, द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एंडेड डाई ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। तो जब ये बिल्डिंग में जाकर के छुपे इनके फादर की, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद, ठीक है, ये 2 साल तक वहां रहे, लेकिन किसी धोखेबाज ने इनके वहां होने की खबर किसको दे दी? नाजीज को दे दी कि भाई ये लोग जो है कहाँ छुपे हुए हैं? ये बिल्डिंग्स में छुपे हुए हैं। तो इस तरीके से उनको जो है बाद में जो है
पकड़ लिया गया और इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाने के बाद में जो एन फ्रैंक थी, उसकी जो थी टाइफस नाम की जो बीमारी थी, उससे जो थी इनकी मृत्यु हो गई। और उसके कुछ ही दिन बाद, ठीक है ना, इनकी जो है उससे थोड़े दिन पहले ही मार्गरेट फ्रैंक की मृत्यु हुई थी, इसकी बहन की मृत्यु हुई थी। इसके मरने से थोड़े दिन पहले ही क्या हुआ था, इसकी बहन सिस्टर की मृत्यु हुई थी। और उसके कुछ दिन बाद जो है मार्गरेट फ्रैंक की जो है वो एक्सपायर हो गई। हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. तो उसके जो फादर थे, ओटो, ठीक है ना, द ओनली सर्वाइवर, अब वो जो थे वो पूरे परिवार के अंदर सिर्फ वही बचे थे, पूरे परिवार में सिर्फ वही बचे थे जो कि सर्वाइवर, जो कि जिंदा थे। बाकी सारा परिवार जो था एन फ्रैंक का वो खत्म हो चुका था। तो वो जो थे रिटर्न आए वो एम्स्टरडेम, वॉर से, युद्ध से निमट के, ठीक है, टू फाइंड, और उन्होंने ये जानना चाहा कि मेरी बेटी की जो डायरी है, ठीक है ना, मेरी बेटी जिसमें लिखा करती थी, ठीक है ना, तो उसको मैं तलाश करूं कि वो डायरी कहाँ है, मेरी बेटी ने शायद कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो कन्विंस डेट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, और वो जानते थे कि ये मेरी बेटी का अद्भुत लेखन है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत अच्छा लिखती है। तो वो जो थे उसको एक यूनिक रिकॉर्ड की तरह रखना चाहते थे, ताकि जिंदगी भर आने वाले लोगों के लिए वो एक मिसाल बन जाए। He took action to have it published in English under the name The Diary of Young Girl। तो उन्होंने जो है, ठीक है, उसको अपने पास लिया और उसको पब्लिकेशन के लिए दिया, प्रकाशित होने के लिए, यानी कि उस डायरी को छपवाने के लिए आगे भेजा, ठीक है ना, जिसको कि इंग्लिश नेम में छापा गया, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, इस नाम से जो थी वो डायरी, उसकी बेटी की जो डायरी थी वो छपी। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13 बर्थडे एंड chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। तो ये जो थी एन फ्रैंको को उसके 13वें जन्मदिन के ऊपर उसके घर वालों ने गिफ्ट दिया था, ये डायरी को। और इसके अंदर वो रोजाना की जो भी अपनी दिनचर्या थी, रोजाना क्या क्या हुआ, उसकी जो भी जहां पे भी वो जाती थी उसके बारे में विशेषताओं का वर्णन करती थी, या जो कुछ भी वो समझती थी, देखती थी, जो भी उसके विचार थे उसने उसमें लिखे हुए थे। और ये डायरी जो थी 12 जून 1942 से लेकर के, फर्स्ट एंट्री उसने 12 जून 1942 को करी थी, और उस डायरी में लास्ट एंट्री 1 अगस्त 1944 की हुई हुई थी। ठीक है ना। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेज एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक। तो ये जो है डच भाषा से इसको जो है अलग अलग और दूसरे दूसरे जो है कई भाषाओं के अंदर जो है इसका अनुवाद जो है वो किया गया है। There have also been several films, television and theatrical production। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है वो इसके ऊपर सेवरल फिल्म्स भी बन चुकी है, कई फिल्में भी बन चुकी है, टेलीविजन शो भी बन चुके हैं, कई थिएट्रिकल जो है ड्रामा भी इसके ऊपर हो चुके हैं, एंड इवन एन ओपेरा। और यहाँ तक कि ओपेरा होता है ना, जैसे ओपेरा में जैसे झांकियां वाकियां बनती है ना, तो इस टाइप से जो है ओपेरा भी इसके ऊपर कंडक्ट जो है वो हो चुका है, बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी के ऊपर। क्योंकि इसमें बहुत सारी, ये तो एक लेसन है हमारे चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं। बाकी उसने डायरी में 12 जून 1942 से लिखना चालू करा था, और लास्ट में उसने कब लिखा है, लास्ट में उसकी डेट है 1 अगस्त 1944। ठीक है ना। देयर हैव सॉरी described as the work of a mature and insightful mind। तो ये जो है ये हमें बताती है कि किस तरीके से एक लड़की जो है, एक मेच्योर लड़की जो है वो लिखती है। ठीक है ना, एक मेच्योर लड़की किस तरीके से लिखती है, एंड इंसाइटफुल माइंड, और वो उसकी दूरदृष्टि क्या है, किस तरीके से वो चीजों को जो है वो ऑब्जर्व कर रही है और किस तरीके से वो चीजों को देख रही है। ठीक। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन। ये डायरी जो हमें हम बताती है कि किस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में उन लोगों ने जो है नाजियों को जो है, नाजियों का अत्याचार जो है वो सहन करा है, नाजियों को जो है वो झेला है, नाजियों के प्रताड़ित करने को झेला है। किस तरीके से नाजियों ने जुल्म, यानी कि हिटलर की जो सेना थी उसने किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करा, किस तरीके से मारा उनको। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नीनी करके उसने कम से भी कम नीनी करके 30 से 40 लाख या 50 लाख के समथिंग जो जूइश थे, यहूदी थे, उनको जो है एक झटके में मौत की नींद सुला दिया था उनने। वो चाहता था कि कहीं पे भी जो है कोई भी यहूदी या कोई भी जूइश पीपल जो है वो नजर नहीं आना चाहिए जर्मनी के अंदर। क्योंकि इन्होंने पहले विश्व युद्ध के अंदर जो है
वो क्या करा, हमारे साथ बेईमानी करी इन्होंने। पहले विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी क्या की जो हार हुई थी, उसकी वजह जो है वो सबसे बड़ी, हिटलर कौन मानता था, यहूदियों को। किसको मानता था, यहूदियों को। जर्मनी का ये मानना था कि हमारी जो इंटरनल पॉलिसीज जो है, ये जो है ये लीक की गई है। किसको लीक की है, दूसरे दूसरे देश की मुल्कों को। ठीक है, जो जैसे अमेरिका था, ब्रिटेन था, तो ये विपक्ष में लड़े थे। जर्मनी एक तरफ था, अमेरिका ब्रिटेन एक तरफ था। ठीक है ना। तो जब ये उस कंडीशन में, तो इसका ये मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हमें जो है क्या करा, यहूदियों ने धोखा दिया। तो अब सेकंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया है। अब इस सेकंड वर्ल्ड वॉर को भी हम हार जाएंगे। तो इस वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर में हार का सामना नहीं करना पड़े, इस वजह से इन सारे जो यहूदी है, एक भी यहूदी जो है वो जूइश पीपल कहां पे नहीं नजर आना चाहिए, पूरी जर्मनी के अंदर। तो इस वजह से उन्होंने ढूंढ ढूंढ के जूइश पीपल जितने भी जर्मनी के अंदर थे, सबको जो है उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया, और सबको जो है मौत के घाट सुला दिया उन्होंने। अगली बात समझ में। तो इस वजह से जो है ये भागे भागे फिर रहे थे। तो एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस ऑफ होलोकास्ट विक्टिम। तो एन फ्रैंक जो थी, ये एक बहुत ही, यानी कि प्रसिद्ध महिला है, लड़की रही है। ठीक है, जिसने कि ये जो होलोकास्ट है, होलोकास्ट का मतलब ये नरसंहार, इतनी बड़ी संख्या में इंसानियत को मारना, ये होलोकास्ट है। ठीक है, तो उसकी ये शिकार रही है। ठीक है, तो ये जो था ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन था। तो राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो अब वो कह रही है कि डायरी को लिखना मेरे लिए बहुत ही एक अजीब गरीब एक अनुभव है। मुझ जैसी लड़की के लिए डायरी लिखना बहुत ही एक स्ट्रेंज थिंग है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं लिखना नहीं जानती हूँ। भाई मेरे लिए एक्सपीरियंस, ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इस वजह से नहीं है कि भाई मैं अभी 13 साल की हूं और मुझे अभी लिखना नहीं आता, बल्कि इट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, लेकिन मुझे ये लगता है दैट लेटर ऑन, के बाद में, नाइदर आई नोर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल। 13 साल की लड़की को कौन सुनना पसंद करेगा। 13 साल की लड़की अगर कोई डायरी लिखे और उसको जो है मार्केट में प्रकाशित किया जाए, या 13 साल की लड़की की डायरी अगर किसी को पढ़ने के लिए दी जाए कि ये लो 13 साल की लड़की की डायरी है, आप इसे पढ़ो, तो कौन उसमें इंटरेस्ट लेगा कि यार ये तो अभी बच्ची है। ठीक है, इसने क्या लिखा होगा, कोई इतना, इसका माइंड इतना डेवलप नहीं है, कोई इसकी इतनी विचारधारा जो है वो नहीं है, इतना इसका जो है इमेजिनेशन पावर नहीं है, तो उसको कौन लिखना पसंद करेगा। ठीक है ना। तो वो कह रही है कि भाई मेरे लिए एक अजीबो गरीब अनुभव था। ओ वेल इट डजेंट मैटर। तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भली कोई इसको, मुझे पढ़े या नहीं पढ़े मेरी डायरी को, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। तो लेकिन मैं ये जानती हूँ, मेरा ये मानना है कि मेरे हृदय के अंदर जो भी बातें हैं, जो भी मेरे दिल के अंदर जो बात आ रही है, वो मैं जो है उनको लफ्जों में अपनी डायरी के अंदर लिख पा रही हूँ। बस मेरे लिए इतना ही इनफ है। ठीक है, मैं मेरे अपने दिल का जो गुबार है, या अपने दिल का जो महत्व है, ठीक है ना, जो दिल की जो बातें हैं वो मेरी डायरी के अंदर मैं कलेक्ट कर रही हूँ। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई उसे पढ़े या कोई उसे समझे। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर जो होता है ना, उसमें ज्यादा सब्र होता है। किसकी अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा। पेपर जो होता है उस चीज को संभाल के रखता है, लोग जो होते हैं उस चीज को संभाल के नहीं रखते। पेपर में ज्यादा सब्र होता है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. I thought, मैं ऐसा सोचती हूँ, of this saying on one of those days, कि उन दिनों when I was feeling a little depressed, कि जब मैं थोड़ा बहुत निराश थी, जब मैं थोड़ी उदास थी, and was sitting at home, और जब मैं घर पे बैठी हुई थी, अपनी जो है हाथ, अपने हाथ जो है अपनी चिन के ऊपर लगा करके बैठी हुई थी, जब मैं बोर्ड एंड लिस्टलेस, और मैं जब अपने आप को बोर महसूस कर रही थी,
और लिस्टलेस महसूस कर रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, तो मैं सोच रही थी कि भाई मेरे को यहाँ पे रहना चाहिए या फिर बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, मैं वहीं बैठी रही जहां पे मैं थी और ब्रूडिंग करती रही, यानी कि सोच विचार करती रही मैं। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ मुझे ये पता है कि पेपर में बहुत ज्यादा सब्र होता है, ठीक है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टीफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, और तब से जो है मैंने इसको किसी और दूसरे को पढ़ने की इजाजत नहीं दी है, यानी कि तब से जो है ये जो मेरी नोटबुक है ये किसी ने जो है ये पढ़ी नहीं है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, भाई जब तक कि मुझे मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, जब तक कि मुझे मैं कोई मेरा सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, तब तक जो है मैं उसे किसी को भी ये पढ़ने नहीं दूंगी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे जो है कोई सा भी डिफरेंस जो है कोई भी अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, तो अब मैं उस पॉइंट पे आती हूँ जिसने कि मुझे ये प्रॉम्प्ट किया, जिसने कि मुझे इस बात के लिए उकसाया कि मुझे जो है वो डायरी रखनी क्यों चाहिए, क्यों लिखना चाहिए डायरी। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, और वो विचार था कि मेरा कोई दोस्त नहीं था। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, वो डायरी क्यों लिखना चाहती थी, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, उसका कोई मित्र नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, आओ मैं आपको ये और बहुत क्लियर रूप से समझाती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव डेट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, और कोई जो है इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की जो एक लड़की है वो पूरी तरीके से इस दुनिया के अंदर अकेली है, ठीक है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूं भी और नहीं भी हूं, मैं अकेली हूं भी और नहीं भी हूं मैं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, क्योंकि मेरे पास मेरे प्यार करने वाले माँ बाप है, मेरे पास एक 16 साल की मेरी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, और लगभग 30 ऐसे लोग हैं जिनको मैं दोस्त बोल सकती हूँ। 30 जने हैं जो दोस्त, जिनको मैं दोस्त तो मानती हूँ, लेकिन उनमें से रियल फ्रेंड में किसी को नहीं मानती। आई हैव अ फैमिली, मेरा परिवार है, लविंग आर्ट्स है, गुड होम है। नो ऑन द सरफेस, नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, अब सरफेस पे तो मेरे पास सब कुछ है, ऊपरी ऊपरी तौर पे तो मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, बजाय उसके कि मेरे पास एक जो है मित्र नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि मेरे साथ मेरे दोस्त हो, उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करूं, उनके साथ मैं अच्छी तरीके से रहूं, ठीक है। आई कांट बी ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, मैं जो थी वो रोजाना जो है वो किसी चीज पे ज्यादा बात नहीं किया करती थी, ऑर्डिनरी जो बात है, ऑर्डिनरी जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, सिर्फ उन्हीं पर जो है बात किया करती थी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, तो मेरी फ्रेंड्स जो थी वो हम एक दूसरे के इतने ज्यादा जो थे वो निकट नहीं आए थे, एंड डेट्स द प्रॉब्लम, और यही बात थी, यानी कि हम में बात होती थी तो कोई खास बात नहीं होती थी, हमारे बीच में वही रेगुलर बात होती थी कि हाँ भाई क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है भाई, कैसे हो, क्या हो, पढ़ाई बड़ी कैसी चल रही, बहुत यूं इस तरीके से। मे बी इट्स माई फॉल्ट डेट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हो सकता है कि मेरी गलती हो कि हमने एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझा नहीं हो, मैंने और मेरी फ्रेंड ने। इन एनी केस चाहे कुछ भी हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, तो जैसी चीजें थी वैसी थी, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और ये जो थी ये बदलने वाली भी नहीं थी, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा है और जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहेगी। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, तो इस वजह से मैंने जो थी वो डायरी लिखना शुरू की। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, और टू एनहांस द इमेज ऑफ, तो इस मेरे जो ये जो इमेज है, ठीक है ना, ये जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माय इमेजिनेशन, ये जो कल्पना है मेरे मस्तिष्क के अंदर, ठीक है ना, कि मैं डायरी लिखूं और उसके अंदर अपने विचारों को लिखूं, ठीक है, ये जो थी ये धीरे धीरे क्या है ये बढ़ती जा रही थी। आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू,
तो मैं जो थी वो को इस डायरी को आम लोगों जैसा लिखना नहीं चाहती थी, जिस तरीके से नॉर्मल वो लोग कुछ भी उठा करके कुछ भी बात लिख देते हैं, ठीक है ना। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती थी, मैं डायरी को अपना दोस्त बनाना चाहती थी, डायरी को मेरा सच्चा दोस्त बनाना चाहती थी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस किटी, और मैंने उसका क्या नाम रखा था, किटी। क्या नाम रखा था, किट्टी। किटी नाम रखा था उसका मैंने, ठीक है। तो ये मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम था किटी, ठीक है। ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर है, इसका भी सॉल्यूशन करा दिया जाएगा आपको, ठीक है। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लज राइट इन। तो पहले तो जो है कोई भी ये समझ नहीं पाया मेरी स्टोरी के अंदर, जब मैंने किटी किटी का इस्तेमाल करा, जब मैं मेरे लिखती गई अपनी कहानियां, और मैंने हर बार किट्टी शब्द का इस्तेमाल करा, तो लोग समझ नहीं पाए इस बात को कि भाई ये किट्टी के है कौन, किट्टी किसको बोल रही है ये। जबकि किट्टी किसको बोला जा रहा था, डायरी को, डायरी को बोला जा रहा था, ठीक है। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, ठीक है, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। अगर मैं जो हूं थोड़ा और उसके अंदर डूबूं, ठीक है ना, तो मैं अपनी लाइफ का जो है अच्छा खासा जो है वो नक्शा जो है मैं खींच सकती हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, तो ऐसा करना जो है मुझे वो पसंद भी नहीं है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, तो मेरे पिताजी जो थे वो बहुत ज्यादा जो है अच्छे पिता थे मेरे, बहुत ही यानी कि शानदार पिताजी थे मेरे को जो प्राप्त हुए थे। डिडेंट मेरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, और उन्होंने जो है मेरी माँ से कब तक शादी नहीं की, जब तक कि वो 36 साल के नहीं हो गए। 36 साल की उम्र में उन्होंने मेरी माँ से शादी की, एंड शी वॉज 25, और उस टाइम पे मेरी माता जी जो थी वो कितने साल की थी, 25 साल की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, और मेरी सिस्टर जिसका नाम था मार्गोट, ठीक है, वो जो थी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में उसका जन्म हुआ था। एंड आई वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म जो था वो 12 जून 1929 में 1929 के अंदर हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, तो मैं फ्रैंकफर्ट के अंदर ही रही जब तक कि मैं 4 साल की थी, जब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, तो मेरे पिताजी जो थे वहां से हॉलैंड चले आए। कौन से सन में आए वो, 1933 में, जब मैं 4 साल की थी जब आए वो। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये उसकी माँ का नाम है, किसकी माँ का नाम है, एना फ्रैंक की, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ठीक है, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, तो वो जो थी मेरे पिताजी के साथ में हॉलैंड सितंबर में चली आई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचएन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, तो उसके बाद में मार्गरोट को और मुझे जो था वो हमारी दादी माँ के साथ में रुकने के लिए भेज दिया गया, ठीक है। मार्गरोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गरोट जो थी वो दिसंबर के अंदर हॉलैंड आई, एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और उसके बाद मैं कब हॉलैंड आई, फरवरी के अंदर, ठीक है। व्हेन आई वाज प्लंग्ड डाउन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरोट, और जबकि मैंने टेबल पर उस दिन जो है मैंने मार्गरोट के लिए बर्थडे प्रेजेंट जो था वो मैं लाई, ठीक है, सजाया था। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, ठीक है, तो शुरुआत में मैंने मोंटेसरी जो नर्सरी स्कूल था, ठीक है ना, वहां पे मैंने जाना चाहा, ठीक है, मैं वहां पे मैंने यानी कि वहां पे मेरा एडमिशन हुआ मोंटेसरी पब्लिक स्कूल में। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं वहां पर कब तक रही, जब तक कि मैं 6 साल की नहीं हो गई, तब तक मैं मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में रही मैं, ठीक है। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और वहां पे मैंने फर्स्ट फॉर्म में एडमिशन लिया। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वाज मिसिस कुपरस द हेड मिस्ट्रेस, तो सिक्स फॉर्म में हमारी जो टीचर थे वो थी मिसिस कुपरस, तो वो जो थी हेड मिस्ट्रेस थी स्कूल की। एट द एंड ऑफ ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, तो उसके बाद में जब साल का अंत आया और जब जो थी वो जाने लगी, तो मेरा जो दिल और उनका दिल जो था वो टूट गया, और हम दोनों जो है बहुत हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल करा हमने हमारे टीचर का, हम रोते रोते हमने उनको विदा करा। ये हमारे दिल पे बहुत भारी चोट लगी, धक्का लगा कि हमारे टीचर हमें छोड़ के चली गई। इन समर 1941 ग्रैंडमा फेल इल, समर में 1944 में
हमारी जो ग्रैंड माँ थी वो इल हो गई, बीमार हो गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माय बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। तो उनका जो था वो ऑपरेशन हुआ, और मेरा बर्थडे जो था वो उसमें जो है बहुत लिटिल सेलिब्रेशन हुआ, यानी कि उसमें क्योंकि दादी माँ जो थी वो बीमार पड़ गई थी और उनकी ऑपरेशन भी हुआ था, तो इस वजह से मेरा जो बर्थडे था वो इतनी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया गया जितनी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट होना चाहिए था। ठीक है, तो ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। उसके बाद में जो मेरी ग्रैंड माँ थी 1942 के अंदर उनका जो था वो देहांत हो गया, है ना। नो वन नोस हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई भी ये बात नहीं जानता है कि मैं अपनी दादी माँ को कितना प्यार करती थी, कितना प्रेम करती थी, और कितना मैं उनके बारे में सोचती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up of for the other, and grandma candle was lit along with the rest। और नो वन नोस हाउ दिस, ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 को, ये किस इरादे से बनाया गया, वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, ये दूसरे लोगों को खुश करने के लिए जो था ये मनाया गया था। एंड ग्रैंड माँ कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और ग्रैंड माँ की जो बत्ती थी, ग्रैंड माँ की जो कैंडल थी वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गई थी, उसमें बुझ गई थी। ठीक है ना। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, and that brings me to the present date of 12 June 1942 and the solemn dedication of my diary। तो हम जो चारों थे वो जो थे बहुत अच्छा कर रहे थे। ठीक है, हम चारों जो फ्रेंड थे वो अच्छा कर रहे थे, और हमने जो है एंड डेट ब्रिंग टू द प्रेजेंट डेट, और अब जो है 20 जून 1942 आ चुका है। ठीक है, एंड दैट सोलेम डेडिकेशन टू माय डायरी, और मैंने सब कुछ जो समर्पित है एकांत भाव से, मैंने सब कुछ अपना समर्पित अपनी डायरी को कर दिया है। मैं फुल्ली रूप से अपनी डायरी के ऊपर जो है वो फोकस करके और उसी को अपना फ्रेंड मान के और उसी के साथ में अपना टाइम जो है वो स्पेंड करती हूँ। अगला जो था उन्होंने जो एन फ्रैंक ने जो बात लिखी है अपनी डायरी के अंदर, ठीक है, सैटरडे 20 जून 1942, सबकी उसने ये लिखा था कि डियरेस्ट किटी, अपनी डायरी से बात कर रही हो कि डियरेस्ट किटी, प्रियतम किटी, मेरी सबसे प्यारी किट्टी। ठीक है, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, कि हमारी जो पूरी क्लास है वो जो है क्वेकिंग कर रही है, बिल्कुल काव 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 क्वेक करती जा रही है, बोलती जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है। ठीक है, दैट रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट होम एंड हु विल बी केप्ट बैक। तो इस ये जो बात करने की जो वजह है, इन सबके ये बात करने की वजह ये है कि हमारे जो टीचर हैं वो अब ये बात कर रहे हैं कि भाई अगली क्लास में कौन जाएगा और इस क्लास में जो है किसको फेल किया जाएगा और किसको रोका जाएगा। तो पूरी क्लास जो थी उसके बारे में बात कर रही थी कि किसको आगे प्रमोट करना है और किसको प्रमोट नहीं करना है। ठीक, हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। तो आधी क्लास जो थी वो क्या कर रही थी, बैट लगा रही थी, शर्त लगा रही थी कि लगा शर्त ये पास नहीं होगा, शर्त लगा लो ये फेल हो जाएगा, वो शर्त लगा लो इसके 90% बनेंगे। वो कह रहा है कि मैं तो फेल हो ही नहीं सकता, वो कह रही कि मैं 90% लाके बताऊंगी तेरे को। यानी कि क्लास में क्या हो रहा है, ये माहौल है। आ रही बात समझ में, क्लास में सब बच्चे जो है आपस में शर्त लगा रहे हैं कि कौन पास होगा कौन पास नहीं होगा। तो जीएन एंड आई, तो जीएन उसकी जो फ्रेंड है वो और हम जो है वो हंस रहे हैं उनकी बातों पे। ठीक है, और हम जो है वो पीछे बैठे हुए हैं, टू बॉयज बिहाइंड दस, यानी हाँ दो लड़के जो है हमारे पीछे बैठे। तो हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलिडे सेविंग ऑन देयर बेट। तो ये जो सीएन और जेक्स थे इन्होंने पूरा अपना हॉलिडे जो था वो बेट लगाने पे ही निकाल दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। और हमेशा यही बातें होती रहती, नहीं यू आर गोइंग टू पास, तू पास हो जाएगा, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा, ठीक है, यस यू आर, हाँ तुम पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। ठीक है, इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस, वो जीएस जो थी वो प्लीडिंग कर रही थी कि यार प्लीडिंग के बस चुप करा लो इसको, इनको बहुत हो गया। ठीक है, और मेरे 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 को जो है वो गुस्सा आ रहा था, मेरा गुस्सा जो आउट बस जो फूटने वाला था,
लेकिन किसी तरीके से मैं जो थी उसे सहन करके बैठी हुई थी कि अभी यार इनको बोल दूं कि जाओ, बार बार ये बातें कर रहे हो तुम। एंड देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। और बहुत सारे जो डमीज रखे हुए थे जो कि क्लास के खत्म होने के बाद में जो है वो बड़बड़ाएंगे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। लेकिन टीचर जो है ना वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। यानी कि टीचर जो है ऐसी चीज है जिसकी जो है आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ठीक है, टीचर जो है कभी भी चेंज हो सकता है, अपना रूप कभी भी परिवर्तित कर सकता है टीचर। ठीक है ना, अनप्रिडिक्टेबल मैन है। एक पल में बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, एक पल में बिल्कुल जो है आपका आपको जो है लाइन पे ले आएगा। तो अनप्रेडिक्टेबल है टीचर, जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। तो मैं जो हूं अपनी गर्लफ्रेंड्स जो है, ठीक है ना, उनके लिए मैं चिंतित नहीं हूं, और मेरा खुद के लिए मैं चिंतित नहीं हूं। ठीक है ना। वेल वी विल मेक इट, हम जो है वो कर लेंगे, हम हमारा काम चला लेंगे। ठीक है ना, विल मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। तो ओनली सब्जेक्ट जो मेरे को परेशानी है किसी में वो है मैथ्स में। मैथ्स जो है आई रियली वीक इन दैट। ठीक है। एनीवे ऑल वी कैन डू इट्स दैट, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। ठीक है। अंटिल देन वी विल टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट। और हम जो है सिर्फ एक दूसरे से यही कह रहे थे, दिल छोटा मत करो, पास हो जाओगी, अच्छे नंबर आ जाएंगे। एक दूसरे को हम ये कह करके सांत्वना दे रहे थे, टेंशन मत लो, हो जाएगी तू भी पास, बहन मेरी सबर रख, शांति रख। ठीक है, डोंट दिल छोटा मत करो। आई गेट अलोंग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। मेरी जो थी सारे टीचर से अच्छी बनती थी, मेरी कोई दिक्कत नहीं थी। एंड देयर आर 9 ऑफ देम, और 9 टीचर थे, 7 जो थे वो मैन थे और 2 जो थी वो वीमेन थी। ठीक है ना। मिस केसिंग द ओल्ड फोगी हु टीच मैथ। मिस केसिंग जो थी ओल्ड फोगी, वो जो थी वो मैथ पढ़ाती थी। वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक टू मच। वो जो थी मेरे साथ क्या थी, वो जो थी मेरे साथ क्या थी, एनोई थी। ठीक है, वो किस वजह से एनोई थी, क्योंकि मैं जो थी बहुत ज्यादा बोलती थी। ठीक है ना। मैं ईच मैच वाज एनोइड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जो थी वो बोलती थी। ठीक है ना। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। और सेवरल वार्निंग के बावजूद भी उन्होंने जो थे मुझे एक्स्ट्रा वर्क दे रखा था, एक्स्ट्रा वर्क देती थी वो मुझे और काम करने के लिए। एंड एज ए ऑन द सब्जेक्ट, और उन्होंने किस सब्जेक्ट पे मुझे दिया, चैटर बॉक्स। इस पे जो है एक निबंध लिख के लाना चैटर बॉक्स पे। चैटर बॉक्स मतलब जो बिल्कुल बात ज्यादा करता है, बड़बड़ाता रहता है। ठीक है। अ चैटर बॉक्स हु कैन यू राइट अबाउट दैट। अब चैटर बॉक्स पे क्या लिखोगे तुम यार, चैटर बॉक्स पे लिख करके लाना। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। और मैं बाद में उसमें चिंता में पड़ गई कि अब लिखूं क्या चैटर बॉक्स के बारे में। आई डिसाइडेड, तो मैंने निश्चय किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। तो मैंने जो था वो अपनी नोटबुक के अंदर वो टाइटल लिखा मैंने। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। और मैंने अपने उसके अंदर बैग में रखा और बिल्कुल जो है मैं चुप हो गई, खामोश हो गई। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। और उस शाम को जब मैंने अपना पूरा जो था होमवर्क जब मैंने खत्म करा, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। तो मैंने जो वो नोट लिखा था, तो उसके बाद में वो मेरे को दिखा वो नोटबुक के अंदर कि यार ये वाला निबंध भी लिखना है, ये वाला ऐसे लिखना है, किसके ऊपर, चैटर बॉक्स के ऊपर। आई बिगेन थिंकिंग आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। तो मैं जो थी अपनी पिन की जो निप थी, ठीक है ना, उसको जो है चबाते चबाते जो है मैं सोच रही थी कि भाई क्या लिखूं मैं इसके बारे में। ठीक है। एनी वन कुड रेम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। तो एवरीवन कुड रेम्बल, रेम्बल का मतलब होता है, ठीक है, टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, यानी बिना किसी वजह के लंबी लंबी बातें लिखते जाना, बिना किसी वजह के लंबी लंबी चीजें जो है वो लिखते हुए जाना। ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति जो है
वो लिख सकता है और बड़ी बड़ी जगह छोड़ के और कुछ भी जो मन में आए वो लिख सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है, लेकिन ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आप ऐसे आर्ग्यूमेंट दो, ऐसे कन्विंसिंग, ऐसे तर्क वितर्क दो जिससे कि आपको समझ में आए कि बोलने का महत्व क्या होता है, टॉकिंग द नेसेसिटी, कि बोलने की जरूरत क्यों है, ठीक है। ऐसे इस पे टिप्पणी दो, वरना बड़ी बड़ी चीजें तो कोई भी लिख देगा। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही और सोचती रही, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और उसके बाद सडनली मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द थ्री पेज मिस्टर केसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। तो मैंने जो है 3 पेज लिख दिए, तो जो कि मिस्टर केसिंग ने मुझे लिखने को दिए थे, ठीक है, और मैं जो थी उनको लिख करके और मैं सेटिस्फाई हो गई। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो मैंने ये लिखा कि ये आर्ग्यूमेंट जो टॉकिंग जो है ये बच्चों का क्या है, ये बच्चों की ट्रेट है, ये बच्चे किया करते हैं, बच्चों का चाहे वो है ये, ठीक है ना, ट्रेट है बच्चों का। और ये चीज जो है ये कंट्रोल में जो है ये बच्चे कर सकते हैं। आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं जो हूं इसको कंट्रोल में रख सकती हूँ, यानी कि मैं जानती हूं कि मुझे कब बात करना और कब बात नहीं करना है। बट डेट आई वुड never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that's there not much you can do about inherited traits. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did. तो मैं जो हूं वो हैबिट से मेरी परेशान थी, क्योंकि मेरी माँ जो थी, ठीक है ना, वो भी जो थी वो बातूनी थी, वो भी बातें करने की ज्यादा शौकीन थी, ठीक है। तो मैं जो थी वो चाह कर भी ये जो बातें हैं मेरी, इनको मैं रोक नहीं, कंट्रोल नहीं कर पाती थी बात करने की आदत से। एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो अगर आपको जो है आनुवांशिक रूप से अगर ये चीज मिली हो, यानी कि आपकी जन्मजाति आनुवांशिक रूप से अगर आपको कुछ गुण मिले हो आपके पेरेंट्स के द्वारा, तो आप उसको दूर नहीं कर सकते। अगर आपके पेरेंट्स को के द्वारा आपको कोई विशेष गुण मिले हैं तो आप जो है उनको दूर नहीं कर सकते हैं। तो मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। तो मिस्टर जो केसिंग थे उनको वो हंसी मेरी ये बात सुन के। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैंने जो है मेरे नेक्स्ट लेसन के ऊपर बात करने की बात करी, ये असाइनमेंट सेकंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे दूसरा जो है होमवर्क दे दिया, सेकंड ऐसे दे दिया उन्होंने मुझे। और वो क्या था, दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकोरिजिबल चेटर बॉक्स, ठीक है। इस समय उन्होंने क्या दिया, इनकोरिजिबल चेटर बॉक्स। इनकोरिजिबल का मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है। ऐसे ऐसा चेटर बॉक्स जिसे सुधारा नहीं जा सकता, यानी कि अब तुम्हें ऐसी चीज के ऊपर निबंध लिख के लाना है, ठीक है, जिसका टाइटल है इनकोरिजिबल चेटर बॉक्स, यानी कि जिसको सुधारा नहीं जा सकता। आई हैंडेड अबाउट 2 होल लेसन, तो मैंने जो है हैंडेड इट इन, आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। तो मैंने जो है इसे लिया और मिस्टर केसिंग को जो है वो कोई दिक्कत नहीं थी, कंप्लेन नहीं थी अबाउट फॉर 2 होल लेसन, ये जो है जो 2 बड़े-बड़े लेसन मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं थी। However, during the third lesson, he would finally had enough. And Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mr. Chatterbox. अब ये 2 लेसन तो उन्होंने दे दिए, उसके बाद में तीसरा लेसन उन्होंने दिया आखिरी। उन्होंने कहा कि एन फ्रैंक, ये तुम्हारी पनिशमेंट की सजा है, पनिशमेंट है तुम्हारी ये, क्योंकि तुम बातें बहुत ज्यादा करती हो, ठीक है ना। इस वजह से मैंने तुम्हें 3 लेसन दिए। पहला लेसन कौन सा दिया था उन्होंने, चेटर बॉक्स। दूसरा लेसन कौन सा दिया था, इनकोरिजिबल चेटर बॉक्स। और थर्ड लेसन कौन सा दिया उन्होंने, क्वेक क्वेक क्वेक, है ना। और क्या कह रही हो, मिस्टर चेटर बॉक्स, मिस्ट्रेस चेटर बॉक्स, मैडम कह रही है कि तुम मिस्ट्रेस चेटर बॉक्स हो, तुम बहुत बातूनी हो। द क्लास रोवर्ड, जो क्लास जो थी, ठीक है ना, उसमें गूंज शोर हुआ। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी जो है बहुत ज्यादा हंसी। दो आई वुड नियरली एग्जस्टेड इन माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चेटर बॉक्स,
और मैं जो थी वो बहुत ज्यादा जो थी थक गई थी। मैं चैटर बॉक्स के ऊपर लिखते 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 लिखते, ठीक है ना, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। ठीक है, कि मेरी ओरिजिनलिटी और मेरे जो विचार थे वो बहुत ही ज्यादा मैंने लिख लिख दिए थे उसके अंदर। ठीक है, अब मेरे में लिखने की और श्रद्धा बाकी नहीं बची थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। अब मैं बोर हो चुकी थी, अब मैं और किसी दूसरी चीज पे जो थी वो लिखना चाहती थी। मैं समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल लिखना चाहती थी। माई फ्रेंड सेन, मेरी जो फ्रेंड थी सेन, हु इज गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम अ बिगिनिंग टू एंड इन द वर्स। तो उसने जो है मेरे को हेल्प की ऐसे लिखने में, शुरुआत से अंत तक वर्ष में। ठीक है, एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं उछल कूद गई, मैं खुशी के मारे चीख गई, चिल्लाई मैं, और जश्न मनाया मैंने। मिस्टर केसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। और मिस्टर मिस्टर केसिंग जो थे वो मेरे को क्या कर रहे थे, वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, कि वो मेरे पे जोक मार रहे थे, वो मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम भी कौन से रिडिकुलस सब्जेक्ट पे, इसने बकवास सब्जेक्ट पे, इसने बेतुके सब्जेक्ट पे तुम लिख रही हो। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं ये जानती थी कि वो जो जोक था वो उन्हीं के ऊपर था। ठीक है, आई फिनिश माई पोयम, मैंने अपनी पोयम लिखी, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और वो पोयम जो थी काफी खूबसूरत थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वेक्ड टू मच। तो मेरी जो पोयम थी वो किसके ऊपर थी, एक तो डक, मदर डक के ऊपर, और एक फादर स्वान के ऊपर। मदर डक और ये स्वान, हंस के ऊपर और मदर डक के ऊपर, और उनके छोटे छोटे 3 बेबी डकलिंग्स थे, उनके 3 छोटे छोटे बेबी डकलिंग्स थे, हु वर बिटन टू डेथ, जिनको की उनके किसने मार डाला, जिनको कि उनके पिताजी ने मार डाला। क्यों मार डाला, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वेक क्वेक करते थे तीनों, वो तीनों बहुत ज्यादा क्वेक क्वेक करते थे। तो उनके फादर ने उन छोटे छोटे डकलिंग्स जो थे उनको तीनों को क्या करा, मार डाला, उनको डेथ दे दी। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जॉब द राइट वे, और आखिर में सौभाग्यवश जो मिस्टर केसिंग थे उन्होंने जो था जॉब तो सही तरीके से लिया। ही रीड द पोयम टू द क्लास, उन्होंने क्लास में सबके सामने वो पोयम पढ़ी। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने विचार और कमेंट जो थे उन्होंने उसके ऊपर दिए। एंड सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी और क्लासों के ऊपर भी उन्होंने अपने विचार और कमेंट्स दिए। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से जो है आज तक मुझे क्लास के अंदर और कोई दूसरा होमवर्क नहीं दिया गया, और दूसरा काम जो है मुझे नहीं करने दिया गया, मुझे बात करने की फुल इजाजत और दी गई उनकी तरफ से। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज, और उसके विपरीत आज भी जो है मिस्टर केसिंग जो है वो हमेशा जो है जोक जो है इन दिनों सुनाते रहते हैं और वो मार्क करते रहते हैं। तो इस तरीके से जो ये है फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आपका जो है ये 4th लेसन जो है ये 10th क्लास का आपका खत्म हुआ। इसके अंदर अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, यू कैन फ्रिक्वेंटली आस्क मी एनी क्वेश्चन। ठीक है, इन कमेंट बॉक्स आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं, अगर आपको समस्या है कमेंट बॉक्स में आकर के। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आंसर और इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर दे रखे वो आपको अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपको रिकॉर्ड करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा।